Assalamu alaikum. My name is Zoya Momna, and I'm basically from Incredibly Youth Society. So today our guest speaker is basically Mohsen Iqbal, who is basically chartered accountant, finalist, and certified tax advisor as well. And he belongs to basically Hanewal. We welcome you, sir, and we are going to talk about tax talks today. Welcome you again, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone for your invitation, for asking me for providing me this opportunity to talk myself to the public. So thank you again so much. So we can we will talk about taxes. तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर टैक्स लॉस क्या चल रहा है, क्या इसके ऊपर नई इम्प्लीमेंटेशंस आ चुकी हैं लॉ के ऊपर, और इसके अलावा फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन आई हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट अब टैक्स बेस को बढ़ाने जा रही है, तो उसके ऊपर क्या क्या हमें नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं टैक्स पेयर्स को, और फाइलर्स को क्या टैक्स पेयर्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे सारा कुछ इसके ऊपर आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है एज़ फार एज़ पॉसिबल हम आपको अच्छी तरह गाइड कर सकें और अच्छी तरह हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। सर बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मुझे बताइएगा कि एक फाइलर और नॉन फाइलर में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? ओके बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर में एक बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। फाइलर वो होता है जो अपनी एक एनुअल रिटर्न, क्योंकि एफबीआर कहता है कि आपने अपनी साल बाद मुझे इनकम टैक्स स्टेटमेंट फाइल करनी है, आपने कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम आपने अर्न की और आपने कितने एक्सपेंसेस किए हैं। तो इसको जो शख्स वो जाकर फाइल करता है उसको कहते हैं फाइलर। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन थिंग क्या आती है कि सबसे पहले फाइलर वो होते हैं जो हर साल टाइमली अपनी रिटर्न्स को सबमिट करते हैं। रजिस्टर इज समथिंग एल्स एफबीआर के साथ, बट जो फाइलर होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा रजिस्टर तो हो बट वो फाइलर ना हो। तो इसके लिए अगर आपको फाइलर रहना है तो आपको हर साल एटलीस्ट साल में एक बार आपको एफबीआर के साथ रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ऑन योर कंप्लीट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट ईयर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस एंड योर एसेट्स। मतलब जो आपने एसेट्स परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर या आपने कोई एसेट सेल किए, तो बेसिकली इसकी एक स्टेटमेंट फाइल होती है गवर्नमेंट के साथ। तो वो जो एक टाइमली गवर्नमेंट के साथ फाइल करता रहता है, 1 जुलाई से 30 सितंबर इंडिविजुअल के लिए एओपी के लिए होती है और 31 दिसंबर होती है कंपनीज के लिए। तो जो इस टाइम फ्रेम के अंदर प्रोवाइड करता रहता है एफबीआर को अपने पूरे साल की डिटेल, तो वो तो फाइलर कहलाता है। और जो दूसरा ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो दूसरा शख्स होता है वो क्योंकि फाइल नहीं कर रहा होता, कोई मतलब लिटिगेशन उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता, तो वो नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जी जी, परफेक्ट, परफेक्ट सर। सर एक और क्वेश्चन मेरा होगा कि किसके लिए बेसिकली फाइलर होना लाज़मी होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा लॉ है उसने कुछ कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर दिया हुआ है हमारे लिए कि किसके लिए फाइलर होना लाज़मी है। ऐसे कौन से शख्स हैं जो फाइलर होंगे, और ऐसे कौन, क्योंकि अब 25 करोड़ की आबादी है तो 25 करोड़ के 25 करोड़ तो नहीं हो सकते ना फाइलर। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले कंपनी का फाइलर होना लाज़मी है। अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी एटसेट्रा कोई भी कंपनी है, तो पहले तो कंपनी का फाइलर होना लाज़मी है, नंबर वन थिंग। दूसरे नंबर पर अगर किसी के नाम पर प्रॉपर्टी है और उसका जो स्क्वायर फीट है वो 500 यार्ड्स है, तो उस पर्सन का भी हमारे पास फाइलर होना लाजमी होता है। नंबर थर्ड पर यह है कि अगर किसी के पास कोई मोटर व्हीकल है, ठीक है, जो मोटर व्हीकल है अगर उसकी कैपेसिटी 1000 सीसी या उससे ज़्यादा है, तो उस पर्सन के लिए भी फाइलर होना लाजमी होता है। उसके अलावा अगर किसी ने एनटीएन अपना एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है, तो उसके लिए भी फाइलर होना बहुत लाजमी हो गया, क्योंकि अब उसने एनटीएन रजिस्ट्रेशन तो अपनी करवा ली है, बट अगर उसके बाद उसको एनुअल स्टेटमेंट्स भी तो फाइल करनी है, तो वो जो एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करेगा तो उसकी बेस पर ही वो फाइलर होगा। तो जिसने एनटीएन ले लिया हुआ वो भी, उसके लिए भी फाइलर होना लाजमी है। उसके बाद अगर किसी का मतलब कैंट के अंदर घर है या कैपिटल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद के अंदर किसी का कोई घर है, फ्लैट है, तो उसके लिए भी फाइलर होना पाकिस्तान में लाजमी है। उसके अलावा वैसे हमारा जो मोरल हक बनता है पाकिस्तानियों को, जैसे ही आपका 18 ईयर, जैसे आप मेजर बनते हैं, 18 ईयर्स ऑफ एज आप बनते हैं, तो आपका फ़ौरन एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाना और उसके साथ फाइलर हो जाना आपके लिए लाजमी होता है। और परफेक्ट। इसके अलावा ये होता है कि लॉ में कुछ इनकम को डिफाइन कर दिया गया है। उसके अंदर ये है कि लेट्स सपोज अगर सैलरीड पर्सन है तो उसने अगर साल के अंदर 6 लाख तक इनकम कमाई है, तो उसके ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड 6 लाख से कम है तो टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर है तो वो टैक्स स्लैब के अंदर आता है। तो लॉ कहता है जिसकी जो मैक्सिमम स्लैब के अंदर जाता है जहाँ पे वो टैक्सेबल होता है, अगर उसकी इनकम पूरे साल में वो फॉल कर रही है, तो उस बंदे के लिए भी फाइलर हो जाना लाजमी होता है।
वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बेसिकली फाइलर होने का प्रोसेस। सॉरी, कैन यू जी जी, फाइलर होने का रिपीट योर प्रोसीजर क्या होता क्वेश्चन? है? सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि ओके, फाइलर तो होने का पहले तो प्रोसीजर क्या एक होता था, मैनुअल प्रोसीजर हुआ करता था, तो बहुत पुराने टाइम में। लेकिन अब आजकल एफबीआर ने इस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान बना दिया है, मतलब पब्लिक के लिए, कि पहले तो हमें मैनुअल जाकर फाइलिंग करनी पड़ती थी, उसका आईडी कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती थी, एड्रेस एक फॉर्म फिल करने पड़ते थे। अब एफबीआर ने इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है और इसको ऑनलाइन ऑनलाइन की तरफ लेकर चला गया। तो अब होता ये है कि आपने जस्ट क्या करना होता है, आपने आईरिस मतलब एफबीआर के पोर्टल पे जाना होता है। ठीक है, वहाँ पर जाके अपने जो एनटीएन नंबर होता है, आपका ईमेल होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है कि आप ओन्ड घर है जिसके अंदर आप रहे हैं या आपने रेंटेड घर है, तो वो सारी आपने एक बस फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपको कोड्स आते हैं और उसके बाद आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप, वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सारा डाटा देने का मकसद होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं, इसके बाद आपको एफबीआर के साथ रिटर्न्स को फाइल करना पड़ता है। तो फाइल करने के बाद ही, जैसे ही फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल, तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ 2 ईयर्स की रिटर्न करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप 2 ईयर्स की रिटर्न करते हैं, अपने 2 ईयर्स की इनकम, एक्सपेंसेस, अपने एसेट्स और सारा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद आप फाइलर हो जाते हैं पाकिस्तान में। परफेक्ट परफेक्ट सर। सर जैसे आपने कहा है कि फाइलर होना लाजमी है, तो मुझे बताइएगा कि ऐसी क्या बेनिफिट्स हैं जो एक फाइलर्स के लिए तो हैं लेकिन नॉन फाइलर के लिए नहीं अवेलेबल हुए? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो बेहतर चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, वो इनके रेट्स के ऊपर बता सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, डिविडेंड के ऊपर इनकम लेते हैं। लेट्स सपोज वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, कंपनी की शराकतदारी लेते हैं और ये रेंट के ऊपर उनको वहाँ से डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के थ्रू से। अब अगर तो आप फाइलर हैं, तो जब आपको वो डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स काटा जाता है, जो कि आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फाइलर हैं, आपका रेट कटेगा 15%। ओके, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो आपका ये रेट हो जाएगा डबल, आपका 30% रेट हो जाएगा। तो मीन जब आपको वो पेमेंट करेंगे, तो फाइलर के लिए तो वो 15% काटेंगे आपका आपके बिहाफ पर। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे, तो आपका 30% डिडक्ट करके वो एफबीआर के गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। इसी तरह क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ अपनी रेंट पर देते हैं, ठीक है, अगर आपकी रेंटल इनकम आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपका जो ईयर, आप पूरे साल का जो आपको रेंट आता है वो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा आता है। क्योंकि एज पर लॉ क्या है कि 3 लाख तक अगर आप उसकी इनकम कमाते हैं प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम, तो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं होता। अगर जैसे ही आपकी इनकम 3 लाख से पास करती है, तो आपके ऊपर 5%, 3 लाख से 6 लाख एक स्लैब रेट है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही आप फॉल करेंगे, तो 3 लाख से 6 लाख तक का 5% आपको फाइलर के लिए कटेगा, इन केस अगर आप फाइलर हैं तो। अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो जितनी अमाउंट बनेगी 100% आपने उसके अंदर जमा कर लेना है, और वो आपका वो डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरी चीज़ पे चले जाते हैं, फाइलर के लिए और क्या बेनिफिट है। फाइलर के लिए बेनिफिट ये है कि लेट्स सपोज अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपनी वगैरह सेल करता है, फाइलर के लिए बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवांस टैक्स है, वो 3% है। कि आपने एडवांस टैक्स हमें 3% देना है टोटल अमाउंट का, जितने की आप सेल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन फाइलर के लिए वो 10% हो जाती है। तो आप देख रहे हैं 3 टाइम्स मतलब ज़्यादा उसको पे करना पड़ रहा है नॉन फाइलर को फाइलर की निस्बत। तो अभी के सेक्शन के अंदर, अभी जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक नई क्लॉज ऐड करवा दी है हमारे साथ। उस क्लॉज को कहते हैं लेट फाइलर्स। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, होता ये रहा है कि आदमी पूरी टाइम ना फाइलर नहीं होता। ठीक है, वो सुकून से अपनी लाइफ गुजारता रहता है, उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी एक प्रॉपर्टी सेल कर दे। जब वो प्रॉपर्टी सेल करने जाता है, तो उसको वो पटवारी या कोई भी जो रजिस्ट्रार होता है, वो कहता है अगर आप फाइलर होंगे तो आपका रेट होगा 3%, अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपका रेट हो जाएगा 10%। ठीक है, सेल करने वाले पे। तो अब वो क्या कहता था, वो फर्जी तौर पर खुद को फाइलर करवाता था, फाइलर करवाने के बाद 3% रेट भरता था, और उसके बाद वो सुकून से घर चला जाता था सारे पैसे 3% देकर फाइलर होने के बाद। तो इस फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर क्या किया गया है, फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर एक लेट फाइलर की एक उन्होंने एक कैटेगरी बना दी है, कि अगर कोई फर्जी तौर पर फाइलर होता है, लेट्स को सेल करने का कि आप फाइलर हो गए तो आपका रेट कम लगेगा, वो क्या करेगा, फर्जी तौर पे फाइलर होने जाएगा तो सही, लेकिन अब रेट उसके डबल हो चुके होंगे। वो लेट फाइलर के कम रेट है,
5 करोड़ तक अगर प्रॉपर्टी सेल करने आया तो रेट होगा 6%। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करने आया तो उसके लिए रेट हो जाएगा 7%। और अगर 10 करोड़ या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो उसके लिए उसका रेट हो जाएगा 6, 7 एंड 8%। तो अगर वो टाइमली फाइलर रहेगा, मतलब हर साल वो फाइल करता रहेगा, तो उसका रेट होगा 3%। अब नॉन फाइलर होने की वजह से और लेट फाइलर होने की वजह से, इन दो कैटेगरीज की वजह से नॉन फाइलर में उसको 10% पे करना पड़ेगा, और लेट फाइलर की वजह से 6% फॉर 5 करोड़, 7% फॉर 110 करोड़, और फॉर 8% फॉर उसके लिए 110 करोड़ या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी। अब इस ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई फाइलर प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है, फाइलर की बात कर रहा हूँ, तो फाइलर के लिए तो 3% रेट होगा कि वो 3% देगा गवर्नमेंट को, और उसके बाद अपने सारे पैसे वाइट हो जाएंगे। और उसके अलावा कुछ कैपिटल गेन होता है, वो उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूँ। वो 3% देगा। लेट्स सपोज अगर जो बायर है वो नॉन फाइलर है, तो उसके लिए रेट्स देखिएगा, 3% एक तरफ आ रहा है, उसके लिए रेट्स हैं 12%, 16% और 20%। और लेट फाइलर अगर वो बाय करने जाता है और फर्जी तौर पर फाइलर हो जाता है, लेट फाइलर जिसको कहते हैं, तो लेट फाइलर के लिए क्या होता है, 6, 7 एंड 8%, वही 5 करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ के लिए। और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, और मंथली बेसिस पे सेविंग अकाउंट के अंदर वो पैसे, मतलब बैंक से उनका प्रॉफिट लेते रहते हैं। अब तो अगर आप फाइलर हैं तो उस केस के अंदर आपका जो रेट कटेगा वो 15% कटेगा, क्योंकि आप सेविंग के ऊपर जो आप प्रॉफिट मंथली कमाते हैं अप टू 5 मिलियन रुपीज़। तो जैसे ही आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपका वो रेट हो जाता है 35%। तो यू कैन चेक द डिफरेंस कि जो नो फाइलर है उसको फ़ायदा इस तरह है कि उसका हर केस के अंदर वो कुछ भी कर रहा है उसको रेट कम चार्ज हो रहा है, लेकिन जो नॉन फाइलर है उसको 2 टाइम और 3 टाइम्स उसको रेट चार्ज हो रहा है। उसी तरह अगर बात कर लें, अगर फाइलर अगर कोई गाड़ी परचेज करने जाता है, क्योंकि अभी फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर कहा गया है कि जो गाड़ी की वैल्यू है, अगर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं 850 सीसी की, 850 सीसी की गाड़ी परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 0.5%। ठीक है, फाइलर के लिए। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप इसको डबल कर लें, 1% कर लें। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आती है 850 से अबव की गाड़ी आती है, मतलब 850 से लेकर 1300 सीसी तक की जो गाड़ी होती है, उसके ऊपर जो फाइलर का रेट गवर्नमेंट ने दिया वो दिया 1%, और नॉन फाइलर के लिए 2%। मतलब हर केस के अंदर आप देखेंगे कि फाइलर का रेट हमेशा आधा होता है, नॉन फाइलर का रेट हमेशा उससे डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। उसके बाद अगर हम फाइनल गाड़ी की बात करें, अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं 3000 सीसी या उससे अबव की गाड़ी परचेज करते हैं, तो जो फाइलर है उसके लिए रेट है 12%, जो नॉन फाइलर रेट है उसको टैक्स पे करना पड़ता है 24% पे। तो आप देखें कि फाइलर होने में इसमें फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है फाइलर होने के लिए, क्योंकि उसको रेट कम से कम पड़ते हैं। जस्ट क्या करना है, आपने साल के अंदर एक बार अपनी रिटर्न फाइल करने, अपने असासे बताने, अपनी इनकम बतानी है, तो उसके बाद आप फाइलर हो जाएंगे, और आप फ़ायदे देखें कि हर चीज़ के ऊपर उसको एडवांस टैक्स के अंदर उसको कम रेट चार्ज हो रहे हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये होगा कि अगर कोई शख्स फाइलर नहीं होता या फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, तो उस केस में ऐसा क्या इश्यू आएगा उस इंडिविजुअल के साथ? ओके, तो अभी तो मेरे ख्याल है आपने भी सुना होगा कि एफबीआर ने या गवर्नमेंट ने कुछ सिमें बंद की हैं। ठीक है, उन्होंने जी। अलाउ किया है कि उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि 5 लाख कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कुछ इंडिविजुअल हैं जिनकी सिमें बंद कर दी जाए। तो एक्चुअली में इसके ऊपर जो प्रिवेल करता है वो सेक्शन प्रिवेल करता है 114 बी का। ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एफबीआर नॉन फाइलर्स के एक्चुअली में हुआ क्या है, ये नॉन फाइलर कौन लोग हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन से नॉन फाइलर लोग हैं। नॉन फाइलर तो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी होंगे, तो 5 लाख नॉन फाइलर ऐसे कौन से चूज़ किए गए हैं, ये वो वाले नॉन फाइलर हैं जो 2022 तक जाए तो वो फाइलर थे। 2022 की रिटर्न जिन्होंने फाइल की हुई थी वो फाइलर थे, लेकिन 2023 की रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं की। तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया, फाइलर दो किस्म के होते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मतलब फाइलर नहीं होता, फाइलर का मतलब होता है आपने हर साल एक रिटर्न फाइल करनी है पूरे साल की बेसिस के ऊपर। तो अब क्या हुआ, इन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की थी। अब 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की थी तो गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने क्या इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कि उन्होंने इनकी सिमें बंद कर दी। ठीक है, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन, यूटिलिटी जो आपने कनेक्शन वगैरह लगवाए हुए हैं, तो वो आपके कनेक्शन वगैरह काट सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके जो गैस के मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स हैं, उनको वो काट सकते हैं। तो नॉन फाइलर होने की सूरत के अंदर ये नुकसान होता है कि आप एक बार आप फाइलर हो जाते हैं, लेट्स सपोज आप एक बार फाइलर हो जाते हैं और आप उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप रिटर्न्स नहीं करते। ठीक है, अगर आप कमिश्नर या किसी अथॉरिटी की नज़र में आ जाते हैं तो कमिश्नर आपसे पुराने 1 साल या पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है कि आप पिछले 10 सालों का हमें रिटर्न फाइल करें, किसी एक का या 10 सालों का, जैसे वो उसको डीम फिट करेगा, वो जैसे उसको बेहतर लगेगा, तो उस हिसाब से आपसे पिछले 10 सालों तक का रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है कि आप मुझे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड दे दें।
तो ये एक मेरे ख्याल से नॉन फाइलर का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर वो फाइलर रहता है अपने प्रॉपर टाइम के ऊपर रिटर्न्स वगैरह सबमिट करता रहता है, तो वो इस तरह की ना उसको सिम ब्लॉकेज का कोई इशू होगा, ना उसको यूटिलिटीज़ का इशू होगा। वो रेट्स के अंदर कम बेनिफिट रेट्स का बेनिफिट ले रहा होगा, विद होल्डिंग टैक्सेस के जो रेट्स होंगे उसके ऊपर वो बेनिफिट ले रहा होगा, क्योंकि नॉन फाइलर के रेट डबल या ट्रिपल होते हैं, उसके ऊपर वो बेनिफिट ले रहा होगा। ठीक है, और उसकी जो वेल्थ होगी वो भी वाइट होगी। ठीक है सर, बेहतर, बहुत बेहतर सर। आजकल बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है कि सैलरीड पर्सन जो उनसे हैं वो फाइलर इसलिए भी नहीं होते कि उनके मुताबिक उनकी कंपनी तक जो उनसी होती है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा रही होती है। तो हमें अब फाइलर होने की जरूरत है या फिर नॉन फाइलर रहने की जरूरत है? हमारा टैक्स तो गवर्नमेंट को जा ही रहा है, हमें अब फाइलर होने नहीं, की इसमें इस केस में हमको क्या जरूरत है फाइलर होने की? बेसिकली ये क्वेश्चन। ओके, बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है कि होता ये है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी होती है वो बेसिकली विद होल्डिंग एजेंट होती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हुए उसके अंदर से विद होल्डिंग टैक्स काटना होता है और उसको जमा करवा देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब होता ये है कि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ सोच रहे होते हैं कि हमारा जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो हमारे भी यहाँ पे गवर्नमेंट को तो जा ही रहा है। ठीक है, जब गवर्नमेंट को हमारा डाटा जा रहा है, हमारा टैक्स डिडक्शन होने के बाद जा रहा है, तो हम उसके बाद भी हम फाइलर हो क्यों हो? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को डाटा जा रहा है कि आप एक टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया है कि 6 लाख तक सैलरी के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 6 लाख से 12 लाख तक की जो स्लैब है उसके ऊपर आपको टैक्स है। 6 लाख से ऊपर आप जो भी कमाएँगे, आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और उसके पहले मैंने आपको ये बताया है कि फाइलर जो आप जब आपने मुझसे पूछा कि किस बंदे को फाइलर होने के लिए लाज़मी होता है, तो मैंने आपसे बताया था उस बंदे के लिए फाइलर होना लाज़मी होता है, जो एक मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड तक पहुँच जाता है रिटर्न अपना, जिसके ऊपर उसका टैक्स डिडक्ट होता है या उसकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है, तो उसके लिए फाइलर होना लाज़मी होता है। तो इस केस के अंदर देखें, अगर उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो इट्स मीन ये है कि वो 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है सालाना सैलरी के केस के अंदर। जब वो 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये लायबल हो गया कि वो फाइलर हो जाए एफबीआर के साथ, और अपनी जो सैलरी की रिटर्न है वो उसके ऊपर एफबीआर को सालाना तौर पर एफबीआर को उसकी रिटर्न सबमिट करवाता रहे एफबीआर के साथ। अब होता ये है कि उनका टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है, एफबीआर को रिपोर्ट भी हो जाता है कि इस आईडी कार्ड के ऊपर हमने इतना टैक्स काट लिया, ये हम आपको जमा करवा रहे हैं। एफबीआर को भी पता चल जाता है कि ये शख्स क्या नाम है कि टैक्सेबल एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, इनकम कमा रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप फाइलर नहीं होते तो आपको नोटिस आ सकता है कि आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फाइलर क्यों नहीं हो जाते? तो एक्चुअली में इसके अंदर एक और मिसकंसेप्शन भी है, उसको मैं आपको डील करवा देता हूँ। जो सैलरीड पर्सन है उसको ये डर लगता है कि अगर मैं फाइलर हो जाता हूँ तो क्या होगा कि मुझे और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एफबीआर को जब से ईयर एंड पे जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में कहानी इससे बरअक्स है। वो ये है कि एक सैलरीड पर्सन का पूरे साल के अंदर जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा उस इनकम के ऊपर उसको ₹1 भी और ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। उसने जस्ट जाना है, उसने अपनी टोटल इनकम बतानी है एफबीआर को, उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्ट हो गया एफबीआर को जमा हो गया है, उसकी डिटेल देनी है कि मैंने इतनी इनकम कमाई है, ये मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया है, और उसके बाद उसने अपनी रिटर्न को फाइल कर देना है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की, अगर सैलरीड पर्सन है सिर्फ, तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पूरे साल के अंदर डिडक्ट हो चुका है टैक्स, आपने सिर्फ उसकी एक डिटेल देनी है कि मैंने इतनी इनकम कमाई थी, इतना मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ और ये मैं आपके साथ सबमिट कर रहा हूँ। ये मेरे मतलब एसेट्स हैं, ये मेरे लायबिलिटीज़ हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। सिर्फ एक डिटेल देकर उसको आपने सबमिट करना है और आप फाइलर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर फर्दर सैलरी के केस में कोई फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि कंपनी ही आपका काट के एफबीआर को सबमिट करवा रही होती है। सर बेसिकली एक बिजनेस की इनकम में और एक सैलरीड पर्सन की इनकम में क्या फ़र्क है? और सेकेंडली एफबीआर एक बिजनेस की इनकम और एक जो सैलरीड पर्सन है उस इन दोनों की इनकम पे टैक्सेशन एक जैसी करती है? एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए जो टैक्सेशन क्या होती है, टैक्सेशन उसके लिए ये होती है कि उसको मंथ एंड पे सैलरी मिलती है। ठीक है, जो उसका एम्प्लॉयर होता है वो उसको सैलरी पे कर रहा होता है, वो सैलरी पे करते हुए उसमें से कुछ विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है और उसको एफबीआर को जमा करवा देता है। वो उसकी सैलरी के अगेंस्ट उसका टैक्स डिडक्शन एफबीआर को चली जाती है। ठीक है, ये उसका एक सेपरेट मामला हो गया। अब आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस क्या होता है, सैलरी के अंदर आपने जितनी इनकम कमाई, ग्रॉस इनकम आपने जितनी कमाई, आपने उसके ऊपर टैक्स दिया, आपको एक्सपेंस डिडक्ट करने की मतलब परमिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर बिजनेस को देखते हैं तो बिजनेस पूरे साल में जितना कमाता है, पूरे साल के अंदर लेट्स सपोज एक इंसान ने ₹100 कमाए पूरे साल के अंदर। ठीक है, सैलरी की एग्जांपल भी ₹100 से ले लेते हैं और बिजनेस की एग्जांपल भी ₹100 से ही ले लेते हैं। अब एक सैलरीड पर्सन ने पूरे साल के अंदर ग्रॉस इनकम अपनी सैलरी की इनकम कमाई ₹100।
ठीक है। उसके एम्प्लॉयर ने उसको 100 रुपीज़ पूरे साल के अंदर मंथ वाइज पे करते हुए उसके ऊपर 10 रुपीज़ टैक्स बनता था। तो एम्प्लॉयर ने उसका 10 रुपीज़ टैक्स डिडक्ट किया और उसने एफबीआर को जमा करवा दिया। ठीक है, एफबीआर को चला गया, उसके बाद वो एक्सपेंसेस करेगा, कुछ भी करेगा, वो उसकी अपने एक्सपेंसेस होंगे, उसके अलावा एफबीआर उसके ऊपर कोई टैक्सेशन ऊपर फर्दर नहीं लगाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए, अगर बिजनेस इनकम की बात की जाए, बिजनेस इनकम ने, बिजनेस वाले पर्सन ने, इंडिविजुअल या एओपी ने भी पूरे साल के अंदर 100 रुपीज़ की इनकम जनरेट की। अब एफबीआर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविजंस कुछ और हैं। बिजनेस ने 100 रुपीज़ कमाता है, बिजनेस को एफबीआर कहता है कि पहले आप इसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर लें। ठीक है। 100 रुपीज़ में से लेट्स सपोज उसके एक्सपेंसेस थे 40 रुपीज़ के। ठीक है। उसने अपने इनकम 100 रुपये इनकम दिखाई, उसमें से अपने जो वैलिड एक्सपेंसेस है वो सारे उसके अंदर 40 रुपीज़ उसने माइनस किए। अब उसकी एक टैक्सेबल इनकम निकल आई 60 रुपये। ठीक है। 60 रुपये पे ऊपर अब इंडिविजुअल है, एओपी है, उसके ऊपर कुछ रेट्स हैं, एफबीआर ने स्लैब रेट्स डिफाइन कर दिए हैं कि आप 6 लाख तक कमाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं होगा, 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर एक फर्दर क्लासिफिकेशन 5% अब 6 लाख आपको एक स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब सैलरी वाले पे आप देखें तो स्लैब रेट फॉल कर रहा है ग्रॉस के ऊपर। जब उसने 100 रुपीज़ कमाया था तो 100 पे ही उसको टैक्स डिडक्ट हो रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड बिजनेस क्या करता है, बिजनेस जितना कमाता है उसमें से पहले अपने खर्चे माइनस करता है। माइनस करने के बाद जो उसको बच जाता है उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। वो जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर वो क्या नाम है, रेट लगाता है और उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। और उसके उसके अलावा क्या होता है, जब वो एक बिजनेस किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को कोई चीज़ सेल कर रहा होता है, ठीक है, तो कंपनी अगर सेल करता है तो कंपनी उसका विद होल्डिंग टैक्स भी काट रही होती है, क्योंकि कंपनी बाय दे फर्स्ट क्या होता है कि वो एक मतलब होती हैं विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर। तो विद होल्डिंग एजेंट होने के नाते वो उसका पहले ही विद हेल्ड कर लेती हैं। अब इसके अंदर देखिएगा, अगर तो वो इंडिविजुअल या एओपी का जो बिजनेस चल रहा है वो फाइलर है। ठीक है। अगर उसने गुड्स सप्लाई की है तो 5.5% उसका विद होल्डिंग टैक्स कंपनी काटेगी, इंडिविजुअल नहीं काटेगा। इंडिविजुअल अगर विद होल्डिंग एजेंट नहीं है तो वो नहीं काट सकता। तो कंपनी के केस में इजी एग्जांपल के तौर पे मैं कंपनी को ले रहा हूँ, तो कंपनी उसका कितना काटेगी, अगर वो फाइलर है तो 5.5%। ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर उसने कोई चीज़ उन्हें बेची है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 11%, डबल। ठीक है। अब कंपनी उसका 11% विद हेल्ड करेगी और गवर्नमेंट को जमा करवा देगी। अगर एक इंडिविजुअल और बिजनेस ने सर्विसेज दी हैं किसी कंपनी को, कंपनी को विद होल्डिंग एजेंट होने के नाते सर्विस देने पे उसका विद होल्डिंग टैक्स अगर फाइलर है तो वो काटेगी 11%। ठीक है। और अगर वो नॉन फाइलर है तो टैक्स डिडक्ट होगा 22%। ठीक है। फाइलर होने का फ़ायदा देख रही हैं आप, कितना फ़ायदा है कि आपकी जो डिडक्शन हो रही है, एडवांस टैक्सेस की जो डिडक्शन हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है, हाफ हो रही है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर। ठीक है। तो वो जो आपका टैक्स काट के जमा करवाएंगे वो एट द एंड आपका ही है। ठीक है। एट द एंड जब आप अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवाने जाएंगे तो आप पहले एफबीआर को बताएंगे मैंने ये इनकम कमाई थी 100 रुपीज़, इसके अंदर से मेरा इस कंपनी ने मुझे पेमेंट करते हुए 5.5% के हिसाब से ये मेरा टैक्स डिडक्ट किया था, ये भी मेरा पहले एडवांस टैक्स डिडक्ट हो गया। अब लेट्स सपोज 60 रुपये मैंने जैसे आपको बताया टैक्सेबल इनकम 60 निकली है, उसके ऊपर आपकी जो टैक्स बनता है, रेट लगाया, वो बनता है 10 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ में से पाँच पाँच रुपये आपके पहले ही कंपनीज ने आपके बिहाफ पे काट लिए फाइलर होने के नाते 5.5% के हिसाब से। अब आपने 10 रुपीज़ आपकी लाइबिलिटी बनती है, अब आप क्या बताएंगे कि भाई मेरा तो पहले ही 5.5% डिडक्ट हो चुका है। ठीक है। तो मुझे इसको भी पहले माइनस करने दें। एफबीआर कहेगा ठीक है आपका पहले डिडक्ट हो गया है, 10% में 10 रुपये में से आप 5.5 पहले माइनस कर लें। ठीक है। 10 में से वो 5.5 भी माइनस कर लेगा, रेस्ट बच जाएगा उसका 4.5%। अब जो लाइबिलिटी उसने गवर्नमेंट को पे करनी है वो जस्ट 4.5% पे करनी है इन केस ऑफ फाइलर। तो अगर वो नॉन फाइलर है तो कंपनी उसका विद हेल्ड भी डबल करेगी नंबर वन पे। ठीक है। विद हेल्ड भी वो ज़्यादा करवा रहा होगा। उसके अलावा जब ईयर एंड के ऊपर उसने अपनी कोई रिटर्न फाइल करनी ही नहीं तो वो 11% या 22% का फ़ायदा कहाँ से लेगा, फ़ायदा तो नहीं ले सकता। फ़ायदा तो वो तभी ले सकता है जब वो रिटर्न फाइल करने जाएगा, एफबीआर को बताएगा मेरा ये डिडक्ट हो चुका है, मुझे इसको एडजस्ट करने की इजाज़त दें। तो जो फाइलर होगा वो एडजस्ट कर लेगा, जो नॉन फाइलर होगा उसके लिए वो एक्सपेंस है, उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर, बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है वो तो अच्छे तरीके से समझ आ गया। मुझे बताइएगा कि अगर एक फाइलर ने एफबीआर को अपनी जो रिटर्न फाइल है वो जमा करवा दी है, बट आफ्टर सबमिशन उसको याद आता है या उसको पता लगता है कि कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है या कुछ किसी तरीके से उसने नहीं किया, तो इसके लिए कोई रेमेडी, कोई प्रोसीजर है जिससे तहत वो दोबारा सही कर सके, या दोबारा कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? ओके। अच्छा, होता ये है कि जब आदमी पहली बार एक रिटर्न अपनी फाइल कर रहा होता है, ठीक है, लेट्स सपोज उसको उसने एक चीज़ बतानी होती है एफबीआर को, मतलब वो मिसका छुपाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्या होता है
कि वो भूल जाता है या उसको शो करवाना भूल जाता है, उसको ज़हन में नहीं आता, वो रिटर्न फाइल कर देता है। रिटर्न फाइल करने के बाद उसको याद आता है कि यार मैं तो एक चीज़ ऐसी चीज़ थी जो मैं शो करवाना ही भूल गया हूँ एफबीआर को। लेट्स सपोज उसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी है, लेट्स सपोज उसके नाम पे कोई गाड़ी है, लेट्स सपोज उसकी इनकम थी, कोई भी चीज़ थी, वो एफबीआर को बताना भूल जाता है। ठीक है, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को मेंटेन करना भूल जाता है। ठीक है, तो एफबीआर आपको पहले ही अलाउ करता है कि आप जब अपनी रिटर्न सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद मैं आपको 60 दिन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास 60 दिन होते हैं। उस 60 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को जाकर मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, आप जाएं उसके अंदर, जो आप मिसिंग हो गई हैं आपसे चीज़ें, वो आप उसके अंदर जाकर पर्टिकुलर उसको फिल करें और उसको रीसबमिट कर दें। तो जो आपकी पहले जो आपने रिटर्न सबमिट करवाई हुई होगी एफबीआर के साथ, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो जो आपकी न्यू रिटर्न जो आपने रिवीजन के बाद सबमिट करवाई होगी, उस चीज़ को आपको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और उस चीज़ के ऊपर आपकी सिक्योरिटी होगी या उसको चेक किया जाएगा, तो उसकी में आपको 60 दिन मिलते हैं। तो 60 दिन के बाद भी अगर आप कर सकते हैं, 60 दिन के बाद भी परमिशन होती है। बट उस केस के अंदर क्या होता है कि आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते। ठीक है, और अपने एक्सपेंसेस को आपको बढ़ा नहीं सकते। तो 60 दिन एफबीआर आपको अलाउ करता है रिटर्न फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करवाने के बाद, कि आप 60 दिन के अंदर आप इसको चेंज करवा लें, आप इसको खुद ही अमेंड कर दें, खुद ही इसको रिवाइज कर दें। तो वो डोंट हैव एनी इशू कि आप इसको रिवाइज करके हमें रीसबमिट कर दें। तो जस्ट टैक्स पेयर हैव टू गो टू देयर पोर्टल, उसके ऊपर जो मिसिंग होगी है, उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, कोई भी चीज़ वो उसको ऐड बैक करे। ठीक है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करें और उसके बाद उसको सबमिट कर दें। तो वो रीसबमिट 60 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। पर सर एक क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल का होता है कि मिनिमम कितनी सैलरी या फिर कितनी इनकम जो कारोबार से आ रही होती है, उस पे एक इंडिविजुअल पे टैक्स लाजिम हो जाता है, उसने उस पे टैक्स देना ही होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर सैलरी के लिए 6 लाख का स्लैब फिक्स किया गया है। इट्स मीन क्या है कि अगर आप मंथली 50,000 कमा रहे हैं, मंथली आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अगर 50,000 आप क्रॉस करते हैं मंथली बेसिस पे, तो क्योंकि आप ईयर बेसिस पे आप 6 लाख क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 6 लाख क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर एक स्लैब रेट फाइनल हो जाएगा। 6 लाख से 12 लाख तक का एक स्लैब है। तो 6 लाख से 12 लाख का स्लैब वो कहता है कि पहला 6 लाख आपको एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगले 6 लाख पे आपने हमें टैक्स देना है। ठीक है, अब उसका रेट क्या होता है कि पहले 6 लाख तक आपका टैक्स जीरो है, 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का 5%, 6 लाख का जो 5% होगा, वो आपका एनुअल टैक्स होगा, और उस पे डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका मंथली टैक्स हो जाएगा, जो आपकी कंपनी आपके मंथली बेसिस पे आपकी सैलरी के अंदर से विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को सबमिट करवाती रहेगी। तो सैलरी के केस में भी और बिजनेस के केस में भी आपकी 6 लाख की लिमिट है। मिनिमम अगर आप 6 लाख मंथली मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम बिजनेस के अंदर 6 लाख या उससे कम है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप स्लैब रेट के मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और सैलरी के केस में भी 6 लाख ही है। ओके सर, ओके, ओके। एक और क्वेश्चन है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, वो ये है कि घरेलू खवातीन के लिए जो टैक्सेशन है उसका क्या सिस्टम है? लाइक एक हाउसवाइफ है या फिर एक बिजनेस वुमेन है या फ्रीलांसर है, तो उनके लिए टैक्सेशन का क्या प्रोसेस है, वो किस तरह होगी? ठीक है, अब इसके ऊपर अभी एक लेटेस्ट प्रोविज़न आई है एक्चुअली में, फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर ही वो प्रोविज़न डाली गई है। उसमें ये है कि अगर तो हाउसवाइफ़ क्या है कि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो डिपेंडेंट है, तो जो उनके नाम पर जो भी वेल्थ होगी, वो जो उनके हस्बैंड होंगे या उनके जो हस्बैंड होंगे, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर उसको शो करेंगे। क्योंकि अब एज जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, वो डिपेंडेंट है, तो वो क्या करेंगे, जो मेल होंगे, जो हस्बैंड होंगे, जो स्पाउस होंगे उनके, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर अगर तो कोई खातून, तो कोई लेडी खुद ही फाइलर होना चाहती है, या वो अपना कोई सैलरी कमा रही है, या वो कहीं पे जॉब कर रही है, वहाँ से उसको इनकम आ रही है, कोई बिजनेस कर रही है, फ्रीलांसिंग कर रही है, घर बैठे कोई कारोबार कर रही है, तो उनके ऊपर जो सारे लॉज होंगे वो अप्लाई होंगे, जो मैंने आपको बताया कि 6 लाख तक कमाएंगे तो उस पर टैक्स होगा। कहीं जॉब कर रही है तो 6 लाख तक अगर वो इनकम कमा रही है तो उसके ऊपर सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से ज़्यादा कमाएंगी तो उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा। तो सारे रूल उनके ऊपर अप्लाई होंगे। सिर्फ चेंज क्या आएगा, अब क्योंकि वो खुद उस ज़ुमरे के अंदर आ जाती हैं कि वो खुद फाइलर हो सकती हैं, तो वो खुद पहले फाइलर होंगी। ठीक है, फाइलर होने के बाद अगर उनके पास कोई ज्वेलरी है, कोई गोल्ड है, एनीथिंग, तो उनके नाम पे कोई एसेट्स हैं, तो वो अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करेंगी, और वो खुद बीइंग अ फाइलर एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाएंगी। फिर अब ये सेपरेट हो जाएंगी। जो मेल होंगे, वो जो मेल हजरात होंगे, वो अपनी एक रिटर्न अलहदा से फिल कर रहे होंगे, जो उनके नाम पे असासे होंगे, ज्वेलरी होगी, गोल्ड होगी, कोई भी उनके पास होगा, तो वो अपनी रिटर्न में शो कर रहे होंगे। अब क्योंकि जो वाइफ है, तो वो
अपनी रिटर्न के अंदर ही खुद ही अपना गोल्ड शो करेंगे, उनके नाम पर कोई ज्वेलरी वगैरह है तो वो खुद ही उसको सबमिट करेंगी और खुद ही फाइलर और अपना स्टेटस हर साल रिटर्न एक सबमिट किया करेंगी और उसके बाद उसको फाइलर रहेंगी उसके अंदर। Perfect, sir. Perfect, sir. Sir, these all are my questions. Thank you so much for your kind information basically about this. क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस पता करना और एक टैक्स के हवाले से डिफरेंट क्राइटेरिया पे बात करना। उसके लिए सर थैंक यू सो मच। आपकी आज आमद का बहुत शुक्रिया और आपकी एग्जिस्टेंस का बहुत शुक्रिया बेसिकली। सो सर अगेन थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको इनविटेशन का शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ और उम्मीद करते हैं ये फर्दर इसको अवेयरनेस के सेशन दोबारा दोबारा होते रहेंगे ताकि अभी जो बेस टैक्स बेस को हमने बढ़ाना है ताकि जितने ज़्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे जहन से उतर गया, मैं वो आपको एक एडिशन कर देता हूँ। अच्छा होता क्या है, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि टैक्स पेयर जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो जब फाइलर होने जाता है तो वो किस चीज़ से डर रहा होता है। वो कहता है कि आप लेट्स सपोज अगर मैं अभी अपनी एक एग्जांपल दूँ आपको, तो मेरे पास एक इंडिविजुअल आए, उन्होंने फाइलर होना था बेसिकली। तो वो मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप आपके सीएनआईसी के ऊपर कितने आपके एसेट्स हैं, आप काइंडली मुझे वो एसेट्स अपने शो करवाएँ, अपने एसेट्स की मुझे लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करें। आपने इनकम के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप मुझे वो सोर्स वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या था मुझसे, वो मुझे कह रहा था कि आप मेरे असासे डिक्लेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरी मेरे मेरे नाम पे अगर घर है, अगर मेरा वो डिक्लेयर कर दें तो एफबीआर मुझसे टैक्स चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्शन है कि एसेट्स के ऊपर आपको ओके ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है उसकी मिसकंसेप्शन ये रहती है कि अगर मैंने एफबीआर को अपने असासे शो कर दिए तो एफबीआर मुझसे टैक्स मांग लेगा, ठीक है। जो कि सरासर गलत है। एफबीआर आपके असासों पे आपसे टैक्स नहीं मांगता। एफबीआर आपसे मांगता है कि आपने पूरे साल के अंदर जितनी इनकम अर्न की है, आप मुझे उसके ऊपर जितना आपका टैक्स बनता है स्लैब रेट के हिसाब से, सैलरीड पर्सन है तो आपका भी आपके एम्प्लॉयर ने आपके डिडक्ट करके जमा करवा दी होगा, ठीक है। आप बिजनेस ओनर हैं तो आप उस ईयर एंड के ऊपर आप अपनी इनकम जितनी कमाई होगी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो आपका पहले डिडक्ट हो गया उसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग आप एफबीआर को सबमिट करवा देंगे, ठीक है। इनकम के ऊपर आपको टैक्स है जो आपके असासे ड्यूरिंग द ईयर आपको लेट्स सपोज अगर आप परचेज कर लेते हैं तो लैंड के ऊपर वो आपसे क्या करेगा, वो लैंड के ऊपर आपसे पहले ही एडवांस टैक्स ले लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3% फाइलर के लिए रेट है, सेलर के लिए। और अगर जी जी। वो 3% पहले ही पे कर चुका है, एडवांस टैक्स पे कर चुका है, तो उसके ऊपर फर्दर तो उसके ऊपर एसेट के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं है। जो उसने एक बार रजिस्टर करवाते हुए, रजिस्ट्री करवाते हुए, इंतकाल करवाते हुए जो उसने एक बार एफबीआर वो जो टैक्स पे करवा दी एडवांस टैक्स, वो उसका एसेट के ऊपर फाइनल है। अब उसको दोबारा टैक्स पड़ेगा जब वो सेल करेगा कर लिए प्रॉपर्टी फाइलर होते हुए। आज के बाद वो 6 साल बाद 10 साल बाद सेल करने जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको दोबारा टैक्स पड़ेगा 6-7 साल बाद जब वो उसको सेल करने जाएगा। जितनी की वो सेल करेगा उसके ऊपर वो फर्दर क्या होगा, उसके ऊपर जो 15% अब रेट फिक्स कर दिया गया है, तो जितने की वो से आज 100 रुपए की लेता है तो इसके ऊपर उसने 3 रुपए टैक्स पे किया 3% के हिसाब से बीइंग फाइलर, ठीक है। साल बाद उसको 6 साल बाद वो 1000 की बेचता है, तो 1000 के ऊपर जो गेन आएगा उसके ऊपर 15% उसने जस्ट गवर्नमेंट को साल बाद 1.5 साल बाद जब भी वो बेचेगा तब जाके उसने उसके ऊपर टैक्स देना है। ईयर एंड के ऊपर तो आपने सिर्फ इनकम के ऊपर देना है और उसके आपने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो मिसकंसेप्शन टैक्स पेयर की यही होती है कि हम असासे शो करेंगे, उसके ऊपर वो हमसे टैक्स मांग लेंगे, वो आप कहेंगे आपके पास असासे हैं तो आप हमें इस पे टैक्स दो। तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर होनी चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपका जो टैक्स है वो आपकी इनकम के ऊपर है, ना कि आपके असासों के ऊपर है, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन एक मतलब नॉर्मल सोसाइटी के अंदर चल रही होती है। तो इस तरह जो भी आप एसेट परचेज करेंगे उसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं उसके ऊपर अगर आपकी मतलब लेट्स सपोज 850,000 850 सीसी की गाड़ी है, तो उसकी जितनी वैल्यू है उसके ऊपर 0.5% आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। उसके बाद उस गाड़ी के ऊपर आपने ईयर एंड के ऊपर गवर्नमेंट को दोबारा कोई टैक्स नहीं देना,
ठीक है, वो आपने एक बार 0.5% दे दिया टैक्स। अब जब उस गाड़ी को आप सेल करेंगे, उसके ऊपर जो भी टैक्स लिटिगेशन होगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, आप गाड़ी का साल भर टोकन टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टोकन टैक्स भी एक एडजस्टेबल टैक्स है। लेट्स सपोज आपके 100 रुपये आपने इनकम कमाई है, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये आपने पहले लाइबिलिटी बनती है, आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, आपने के पास एक गाड़ी है, आपने गाड़ी के ऊपर टोकन टैक्स पे किया हुआ, टोकन टैक्स के अंदर भी इनकम टैक्स शामिल होता है। ठीक है, उसके अंदर लेट्स सपोज 3 रुपये इनकम टैक्स शामिल था। जब आप एनुअल रिटर्न जमा करवाने जाएंगे तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी 10 रुपये। आप एफबीआर को बताओगे कि मैंने पहले ही एक अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है, उसके अंदर मेरा इनकम टैक्स पे किया 3 रुपये। वो पहले कहेगा ठीक है, आप पहले अपना 3% माइनस कर ले, रिमेनिंग 7 रुपये मुझे दे दें। तो वो जो आप टैक्स पहले ही पे कर रहे हैं वो आपके पहले ही एडजस्टेबल है। आप एडवांस में पे कर देंगे, साल एंड के ऊपर आप उन्हें एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती। जो टैक्स पे टेंशन ले जाता है, तो आपके नाम पे जितने असासे हैं, या आपके नाम पर कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई ज़मीन है, तो आपको प्रॉपर उसे शो करवाना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपकी मतलब फर्दर कोई टैक्सेशन नहीं होती। ठीक है, एक 7E की रेगुलेशन आई है। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ऊपर नहीं है तो उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगी बिल्कुल। और उसकी भी कुछ आगे क्लॉजेज है जिसके अंदर वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी। ठीक है, तो उसके ऊपर टेंशन वाली बात नहीं होती। आपको टैक्स जो होगा वो सिर्फ आपकी इनकम टैक्स के ऊपर होगा, जो आपने इनकम कमाई होगी। असासों पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, तो मेरे ख्याल से ये दूर होनी चाहिए अभी सोसाइटी में। सर, आपके इस मिसकंसेप्शन से एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन इस लिहाज से भी है कि लाइक आपने बात की है ना कि जो टैक्स होता है वो इनकम पे होता है, असासों पे। उस तरीके से आपने इसको अच्छा खासा आपने इसको एलेबोरेट किया है। बट द थिंग इज, एक मिसकंसेप्शन होती है सोसाइटी में कि एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उस पर भी टैक्स लगा होता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो इसको जैसे सोसाइटी मर्जी जो मर्जी बनाती रहे, मतलब उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा एक न्यू बॉर्न बेबी पे। वो जब मैंने आपको बताया ना, जैसे ही वो मेजर बनेगा, 18 साल का होगा, रजिस्टर होना ही उसके ऊपर लाजमी तब है कि अब वो मेजर हो चुका है, वो एफपीआर के साथ रजिस्टर हो जाए, अपने जो भी मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है, टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है अगर कोई, तो उसके ऊपर उसको फायदा हो जाए। अगर उसने एनटीएन ले लिया, अगर जैसे ही आप कोई टैक्सेबल एक्टिविटी पाकिस्तान में करते हैं, तब जाके आपके ऊपर टैक्स लागू होता है ना। जैसे आपने 6 लाख तक सैलरी कमाई है, 6 लाख से लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपए सालाना है, तो क्या आपको फाइलर होना लाजमी है? नहीं है, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख से कम है। लॉ ने डिफाइन कर दिया कि अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो आप मिनिमम अगर आप 6 लाख या उससे ज़्यादा कमाएंगे, तब जाके आपके ऊपर वो टैक्स लागू होगा। तो 6 लाख तक तो आपको वैसे भी टैक्स नहीं है। तो न्यू बॉर्न बेबी तो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ये तो एक मिथ है मेरे ख्याल से जो सोसाइटी में चल रही है कि न्यू बॉर्न बेबी भी टैक्स उसके अंदर आता है। वो तो एक, जब आप फाइनेंशियल एक्टिविटी या टैक्स एक्टिविटी करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। तो बिज़नेसेस को परफेक्ट। अब रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एफबीआर ताजिर दोस्त स्कीम ला रहा है। उसके अलावा ताजिर दोस्त स्कीम जो कि लॉन्च हो चुकी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। तो अभी ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर क्या होगा, जो आपके 4 मेजर सिटीज़ उन्होंने चूज़ की हैं एफबीआर ने, लेट्स सपोज लाहौर, कराची, पिशावर और आई थिंक रावलपिंडी है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि अब वो जो दुकानदार होते हैं या वो रिटेल आउटलेट्स वाले होते हैं जो वो कारोबार कर रहे होते हैं, उनसे उन्होंने टैक्स लेना है। अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है। ठीक है, वो एक्चुअली में टैक्स बेस को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जितनी ज़्यादा टैक्स बेस बनेगी उतनी ही ज़्यादा कलेक्शन होगी। ठीक है, उतने ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि एफबीआर का काम रेवेन्यू जनरेशन होता है। ठीक है, इसलिए वो फाइलर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देता है कि आप बेनिफिट लें हमसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें, क्योंकि फाइलर के ऊपर रेट कम होता है। तो सजेशन यही होती है हर बंदे को कि वो फाइलर रहे, अपने आप को साल के ऊपर अपनी एक रिटर्न फाइल करता रहे, रजिस्टर रहे एफबीआर के साथ, अपने असास से प्रॉपर अपनी प्रॉपर एक रिटर्न करे। उसके नाम पे अगर कोई चीज़ है उसको छुपाना नहीं है, उसको प्रॉपर इलेबोरेट करना है। ठीक है, एफबीआर को शो करना है। ठीक है, और एक प्रॉपर अपने एक लीगल वे के अंदर अपने आप को लेकर चलना है एफबीआर के साथ। ठीक है, ताकि आप भी एक मतलब देखिए, एक होती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमारे बिल्कुल। ऊपर बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं कि अगर हम कोई टैक्स एक्टिविटी करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को शो करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड जो होता है ना, वो हमेशा प्रिवेल करता है। ठीक है, तो अगर एक लॉ ऑफ द लैंड है तो आप उसको अवॉइड बाय आप करें, आप उसके बिल्कुल मुताबिक चलें। ठीक है, अगर आपको फाइलर, अगर आपको लगता है कि मैं इनकी इतनी इनकम अर्न कर रहा हूँ कि मुझे फाइलर हो जाना चाहिए, तो आपको हो जाना चाहिए। देयर विल बी नो अदर, मतलब आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा, आपको फ़ायदे ही होंगे फाइलर होने के। साल में एक बार आपने रिटर्न करनी है और उसके बाद आप फाइलर ही रहेंगे। तो कोशिश करें कि फाइलर रहें, रजिस्टर हो एफबीआर के साथ, प्रॉपर अपने असासे करें और उसको प्रॉपर लेकर चलें। Perfect, 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 sir. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mohsen Iqbal, for being with Incredible Youth Society. This is no doubt a most and a very informative session. No doubt. Thank you so much, sir, again. थैंक यू।
थैंक यू फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह अवेयरनेस सेशन इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे और इसको For हम sure. इंशाल्लाह फर्दर आगे लेकर जाएँगे ताकि सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस बढ़े, ठीक है? और जो मिसकंसेप्शन आजकल सोसाइटी के अंदर चल रही हैं, उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको दूर किया जाए और हर एक इंसान को उसके अंदर उस एक टेक नेट के अंदर लाया जाए ताकि वो उसको जॉइन करे और इस मतलब एक यूनिटी जो ग्रोथ चल रही है, उसका एक हिस्सा बने वो। For sure, sir. तो Inshallah, for sure. So much, sir, again. इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank